नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम मेल। तो दोस्तों, मैंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का पहला और दूसरा भाग आपको दिखाया है, आपको समझाया है क्या क्या राजनैतिक महत्व रहे, क्या क्या राजनैतिक कारण रहे और किस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, क्या क्या उन्होंने परिस्थितियाँ सही और क्या उनको लाभ हुए। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले और दूसरे भाग में, और बची हुई चीज़ें मैं आपको तीसरे और चौथे भाग में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पुर्तगालियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें इसी वीडियो से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुर्तगालियों की सत्ता को भारत में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अल्फांसो द अल्बुकर्क की रही। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 में भारत आया स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। 1509 में वो वायसराय बना और 1510 में उसने बीजापुर से गोवा छीन लिया। उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। गोवा की जो खासियत थी वो क्या थी, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर रही होगी, इसी कारण तो गोवा को उससे छीना गया। वो ये थी, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था। सबसे पहली चीज़ महत्वपूर्ण यही थी कि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ से मालाबार का जो तट था उसको निगरानी रखना आसान था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तीसरी जो है वो ये है कि गोवा के सामने के जो तट थे, जो बंदरगाह थे, उन पर प्रभुत्व स्थापित करना। जैसे दमन, राजौरी और दाभोल, ये गोवा के सामने पड़े और इन पर पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, गोवा मेरे पास है, अब हम गोवा से सब कुछ देख सकते हैं, तो जो गोवा के सामने है वो भी हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी निगरानी में वो चीज़ है। तो हम जब चाहें उस पर हमला करके या कैसे भी बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके हम उसको जीत लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी जाती है, हिंदू महिला विवाह। तो हिंदू महिला विवाह जो है वो इसका कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव नहीं था। उसका कारण ये था कि पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाना। तो भारत में पुर्तगालियों की संख्या, पुर्तगीज़ की संख्या कैसे बढ़ सकती है? अगर हिंदू महिलाओं से पुर्तगालियों का विवाह कर दिया जाए तो इससे दो चीज़ होंगी। पहली तो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ जाएगी भारत में, पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ेगा जिससे, और दूसरी चीज़ ये थी कि ईसाई धर्म अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता भी है कि जो पुर्तगालियों का मेन मोटिव यही था कि व्यापार तो करना है, साथ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। तो ये दोनों मोटिव आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये हिंदू महिलाएं कौन थी? ये हिंदू महिलाएं जैसे कि विधवा होती थी, इस टाइप की हिंदू महिलाएं जो थीं उन सबको ये टारगेट करते थे। अब देखिए, 1515 की अगर बात की जाए तो इन्होंने कब्जा कर लिया था मलक्का और कुर्मुस पे। 1515 तक इन्होंने मलक्का, जो कि आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक मलक्का की खाड़ी पड़ती है, मलक्का, उस पर कब्जा कर लिया, और कुर्मुस ईरान में पड़ता है, इस पर भी कब्जा कर लिया था 1515 तक। 1518 में इन्होंने चीन में एक संचाव प्रांत में अपनी बस्ती बसाई थी। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बताएं कि पुर्तगालियों ने तटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा जमाया और उसमें से कुछ जगह कारखाने खोले, कारखानों का दुर्गीकरण किया। तो ये जैसे चाउल, दीव, सालसेट और बेसिन, यहाँ पे इन्होंने पहले तो कारखाने खोले और कारखानों का दुर्गीकरण किया। दुर्गीकरण कैसे क्या होता है? जैसे कारखाना ये है, ठीक, इसके आसपास अपने लोगों को बसाना और एक तरीके का बॉर्डर खींच देना। समझ में आया कि नहीं? जैसे किलेबंदी होती है, उसी तरीके का दुर्गीकरण भी होता है। अब चाउल, दीव और सालसेट बेसिन में इन्होंने क्या किया था? कारखाने खोले और उसका दुर्गीकरण किया। अब आपको बताते हैं व्यापारिक प्रभुत्व के बारे में। पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क साधने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, और कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टम, मनीला इत्यादि से ये वस्त्र इकट्ठा करते थे। मसूलीपट्टम और मनीला से क्या करते थे? वस्त्र इकट्ठा करते थे। नागापट्टम पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रमुख बंदरगाह था। तो नागापट्टम मुख्य रूप से क्या था? बंदरगाह था। और इसका यूज़ क्यों होता था? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, ये लिखे दे रहे हैं हम, पूर्वी देश। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नागापट्टनम का यूज़ होता था।
नागापट्टनम के उत्तर में पुर्तगाली बस्ती सेंथोम थी। ठीक है, तो सेंथोम क्या थी? एक तरीके की पुर्तगाली बस्ती थी, एक तरीके क्या, ये पुर्तगाली ही बस्ती थी जो मैलपुर में स्थित थी। अब यहाँ पे आप देखो एक बात बताते हैं, महमूद शाह बंगाल का एक शासक है जिसका नाम है महमूद शाह। उसने 1536 में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो चटगांव और सतगांव में क्या किया, सतगांव में क्या किया था, फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? महमूद शाह ने। और महमूद शाह कहाँ का शासक था? बंगाल का। अब बात करते हैं कारखाने। अब देखिए यहाँ पे हुगली और बुंदेल में कारखाने खोलने की अनुमति किसने दी थी? आप अकबर और शाहजहां ने। आप ध्यान रखिएगा इसको। अब कार्टेज, कार्टेज एक क्या थी? भारतीय जहाज़ों से पैसा वसूलने की व्यवस्था, कार्टेज कहा जाता था इसको। ठीक है, अकबर ने भी कार्टेज दिया है। अब सोच लीजिए इनका वर्चस्व किस हिसाब का था, क्योंकि अकबर भी जानता था कि समुद्र में उसकी कोई शक्ति नहीं है, नौसैनिक शक्ति समुद्र में है ही नहीं मुग़लों के पास, ना के बराबर। और मुग़लों ने देखा भी था पुर्तगालियों को युद्ध करते हुए किस तरीके से। आपको मैंने बताया था मिस्र और लिस्बन की सेना को इन्होंने हराया था, और गुजरात की भी सेना सम्मिलित थी इसमें, किस तरीके से इन्होंने हराया था। तो ये सब अकबर ने देखा है, इसलिए वो कार्टेज दे देता था इनको। ठीक है, कि युद्ध से बचने के लिए देता था, वो ज़्यादा युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद ही बिजी था अंदर इंटरनल पार्ट्स में भारत के। अब कार्टेज व्यवस्था क्या थी? ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय जहाज़ों से पैसा वसूलने की व्यवस्था जो होती थी उसी को क्या कहते थे? कार्टेज कहते थे। इसमें क्या होता था? इसमें जहाज़ के कप्तानों को पास लेना पड़ता था। और ये देखिए कार्टेज में क्या था? जो कैप्टन होता था उसको पास लेना पड़ता था। ठीक है, पास या आप कह सकते हैं लाइसेंस लेना पड़ता था। किससे? पुर्तगाल के वायसराय से। ठीक है, वायसराय से पास लेना पड़ता था। अब जो पास जिसको मिल जाता था और लेना ही पड़ता था, मैंडेटरी था, अगर पास नहीं लिया तो वो सब उस जहाज़ को लूट लेते थे। समझ में आया कि नहीं? पुर्तगाल के पास वस्तु विनिमय का कोई साधन नहीं था। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, वस्तु विनिमय यानी आदान प्रदान, विनिमय। तो वस्तु विनिमय का मतलब जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जो रुपये होता है वस्तु विनिमय का हमारा साधन है, हम रुपये दे के सामान लेते हैं। तो पुर्तगालियों के पास वस्तु विनिमय का कोई साधन नहीं था। वो क्या करते थे कि हीरे जवाहरात जो अच्छे अच्छे रत्न थे वो देते थे और बदले में सामान लेते थे, खरीदते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब देखिए मालाबार और कोकड़ का जो तट था वहाँ से मैक्सिमम जो थी काली मिर्च का निर्यात होता था। काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और हरड़, चंदन, हल्दी और नील। हमने लिखा नहीं है, आप सुन लीजिए इसको। हरड़, चंदन, हल्दी और नील, और भी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन मेनली इसमें कौन थी? काली मिर्च। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन से ऐसे तट थे, इनमें से कौन सा तट है जिसमें काली मिर्च निर्यात की जाती थी, तो आप अगर ऑप्शन में दे रखा होगा मालाबार तो आप मालाबार पे टिक लगाएंगे, कोकड़ दे रखा होगा तो कोकड़ पे टिक लगाएंगे। तो इसलिए आपको बता दिया। उत्तर पश्चिमी भारत जो था वहाँ से टाफ्टा और चिंट्स का निर्यात होता था। टाफ्टा और चिंट्स क्या है? एक तरीके से कपड़े की किस्म है ये। ठीक, बंगाल जो था, बंगाल से जटामासी का निर्यात होता था। दक्षिण पूर्व जो एशिया थी उससे लाख का निर्यात होता था। अब ये जो हमने लिखा है गुलाब जल, मूंगा और पारा, ऐसा ही नहीं है यहाँ से ये ले जाते थे, दूसरे देशों से भी भारत में कई सारी चीज़ें लाते थे, जैसे कि इंग्लैंड और जर्मनी से ये क्या लाते थे? गुलाब जल लेके आते थे, मूंगा और पारा लेके आते थे। ठीक है, सिंदूर भी ये लेके आते थे। एक चीज़ हम लिखना भूल गए हैं, सिंदूर। ठीक है, मांग का सिंदूर। इन्होंने सिक्के भी डाले और गोवा में चलाए। समझ में आए? इन्होंने सिक्के भी डाले और गोवा में चलाए। अब जैसे लाभार्जन का आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के लाभार्जन का
मेन हिस्सा क्या था? देखिए, पहली चीज़ तो ये व्यापार करते थे, व्यापार से इन्होंने मुनाफा कमाया। और दूसरी चीज़, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, इसमें भी ये मुनाफा कमाते थे। मान लीजिए कोई देश अगर मंगाना चाहता है सामान पूरब के देशों से, तो ये सामान को लाते थे और उनको पकड़ाते थे। इससे भी ये एक तरीके से मुनाफा कमाते थे। तो मुनाफा कमाने के दो कारण थे, एक माल ढुलाई थी और दूसरा व्यापार था। ठीक। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका नाम है वेडोल द फजेंडा। तो वेडोल द फजेंडा जो था एक तरीके का पद था, जैसे कि वायसराय और जैसे कि गवर्नर वायसराय, इस तरीके से। वेडोल द फजेंडा के बारे में आपको बताएं, वेडोल द फजेंडा करता क्या था? इसके पास जो राजस्व का विभाग आता था, कार्गो और नौसेना। कार्गो शिप्स जाते हैं, आप जानते होंगे, जो ऐसे शिप्स जिसमें मालवाहक शिप्स होते हैं। मरीन इंजीनियर आपने देखा होगा, मरीन शिप्स होते हैं जिसमें कोयला और तेल और सामान भर रखा जाता है जहाज़ों पे और दूसरे देशों को भेजा जाता है समुद्री रास्ते से। तो ये कार्गो, राजस्व और नौसेना, ये किसके अंडर आती थी? वेडोल द फजेंडा के अंदर। ठीक। तो आपको बताएं, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि पुर्तगाली प्रशासन का मेन मुखिया कौन था? वायसराय। ठीक है। और वायसराय जो था 3 वर्षों तक सचिव के साथ काम करता था और बाद में किसी परिषद के साथ काम करता था। समझ में आया कि नहीं? और एक चीज़ और बताते हैं कि वायसराय की शक्ति में कमी हो गई गिरजा संबंधी मतभेद के कारण। ठीक है, कोई रहा होगा मतभेद, गिरजा से घर यानी जो चर्च से संबंधित मतभेद हो गए, जिसके कारण वायसराय की शक्ति को कम कर दिया गया और वेडोल द फजेंडा की शक्ति बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये आज का जो लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जय श्री राम।